Hello everyone, welcome to my channel Tansuman Classes. Hope you all are fine. And today we read new topic remaining part of chapter number 4, industry. So it is very important for you and I also because industries are very important for the development of country. जो हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कोई भी जो रॉ मटेरियल होता है उसको फाइनल प्रोडक्ट तक लाने के लिए इंडस्ट्रीज हमारी हेल्प करती है. इंडस्ट्रीज में वो बनाया जाता है. सो द सेकेंडरी एक्टिविटी आर दोज दैट इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ द नेचुरल सोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी एक्टिविटी, जो सेकेंडरी एक्टिविटी में शामिल होता है. सो इन प्रीवियस चैप्टर chapter number 4 part 1, industries refer to economic activity as per that is concerned with the production of goods and minerals, and we classify the industries on the basis of the raw material, size and ownership. And second is, based on size, industries can be classified into small scale and large scale industries. On the basis of ownership, industries are classified in the private sector, state and joint sector, and also cooperative sector. So the location of the industries is affected by the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market. So today we read about the factors affecting about the industries, location of the industries. So let's start the topic, and before we start the topic, like and subscribe my channel so you get more videos from my channel Tansuman Classes. So let's start. The factors affecting the location of the industries are the availability of raw material, यानी जो फैक्टर्स हैं, जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इंडस्ट्रीज के, उद्योगों को, वो कौन कौन से हैं. जब हम कभी भी कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ के आसपास की जगह देखनी पड़ती है, रॉ मटेरियल देखना पड़ता है, वहाँ पे पावर है या नहीं है, ये सब देखना पड़ता है. सो लेट्स स्टार्ट. द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी हम कच्चा माल देखते हैं कि हमें जो बनाना है उसके लिए कच्चा माल है भी या नहीं है. लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ये सब चीज़ें हम साथ में उसके देखते हैं. एंड ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट. अब जो ये सब चीज़ें हम अगर वहाँ पे देख रहे हैं तो इन चीज़ों की हेल्प से ही एक फैक्ट्री में काम हो सकता है. ये सब उसको अफेक्ट करती है. फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, यानी उसके लिए कच्चा माल चाहिए, उसके लिए लेबर चाहिए, पावर चाहिए, उसके लिए पावर यानी बिजली वगैरह, लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, कैपिटल ये पैसा चाहिए, यानी कैपिटल यानी बिग अमाउंट चाहिए, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. भाई जो सामान बन गया उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी तो चाहिए. और साथ ही साथ अब ये जो सब की हेल्प से माल बन गया है उसको मार्केट भी तो चाहिए बेचने के लिए. तो इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल, और वहीं पे इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं जहाँ पे कि ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड intensive like subsidies, power, lower transport cost and other infrastructure so that the industries may be located on the backward areas. और हमारी जो सरकार है पिछड़े प्रदेशों में भी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए काफ़ी हेल्प करती है, उनको सब्सिडीज देती हैं, उनको कुछ इंसेंटिव्स का, उनको कुछ प्रलोभन देती है कि आपको इतना इंसेंटिव्स मिलेगा या आपको ज़मीन है वो सस्ती दर पे मिलेगी. क्यों? क्योंकि उद्योग जो गांव वगैरह है, जो थोड़े से पिछड़े वगैरह है जगह है, बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ पे उद्योगों को स्थापित किया जा सके ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार आसानी से मिल सके. सो द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ्टन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ टू टाउन एंड सिटीज, और ये वहाँ के डेवलपमेंट को बहुत बड़ा प्रभावित करता है. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज अगर ग्रोथ करेगी तो टाउन और सिटीज ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेंगे. इंडस्ट्रियल सिस्टम. अब इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है? एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द इनपुट, जो अंदर उसमें डाला जाता है, प्रोसेस जो काम हो रहा है, और आउटपुट यानी हमें वापस वो क्या मिला है, जो लास्ट प्रोडक्ट होता है. सो द इनपुट्स ऑफ द रॉ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये इन सब पे निर्भर करता है.
So the process include a wide range of activities that convert the raw material into finished product. और ये सिर्फ एक ही दिन में नहीं हो जाता है, जैसे कि भाई हमने आज शुरू करा और चलो हमारा सामान बन गया। ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जो कि इन सबको यूज करके, रॉ मटेरियल को यूज करके लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने आता है। सो द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट, और जो आउटपुट होता है वो एंड प्रोडक्ट कहलाता है। इनकम अर्न फ्रॉम इट, जिससे कि आय कमाई जाती है, जिससे कि हमें पैसा मिलता है, जो कंपनी ने बनाया है उसको पैसा मिलता है। सो द इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट में बी कॉटन, जो अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कपड़ा उद्योग है, उसमें अगर हम देखते हैं कि इनपुट क्या क्या डालना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें कॉटन है, ह्यूमन है, लेबर, जो ह्यूमन लेबर है वो है, फैक्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो भी उसमें इंक्लूड होगी, एंड द प्रोसेस इंक्लूडिंग, और उसमें कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड होंगे, उसमें गेनिंग होगा, स्पिनिंग होगा, वीविंग होगा, ड्राइंग होगा, प्रिंटिंग होगा, यानी कपड़े को बुनने से लेकर कपड़े को रंगने तक का काम होगा, और फिर लास्ट जो आउटपुट हमारे पास में आएगा वो होगा शर्ट, अगर हमने उसको बनाने का प्रोसीजर कंप्लीट किया है तो। जो आज हम पहनते हैं, जो हमारे पास आउटपुट आता है, जो शर्ट हम पहन रहे हैं, वो कॉटन से लेके और उस प्रिंटिंग तक जो भी हमने काम किया, लास्ट आउटपुट हमारे पास में क्या आ गया, शर्ट। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इंडस्ट्रियल रीजन, अब इंडस्ट्रियल रीजन जो है, हमें पता है इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है बेटा, हर जगह इंडस्ट्रियल रीजन नहीं होता है एस्टैब्लिश। अब क्या होता है, जहाँ पे कि रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, वहाँ पे ही इंडस्ट्रीज को अधिकतर वहीं पे ही इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जाता है। सो द इंडस्ट्रियल रीजन एमरिज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर, और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रीजन जो होते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उन्हीं के आसपास बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रीज को भी स्टैब्लिश किया जाता है। अब आप ये देखिएगा, इंडस्ट्रियल जो रीजन होता है वो हमारे जो रहने का जगह होता है उससे थोड़ा सा दूर होता है। सो द शेप बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस, और दूसरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी साथ साथ यहाँ पे स्टैब्लिश की जाती है ताकि उनको भी उसका लाभ प्राप्त हो। सो द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थन अमेरिका, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया, एंड मेजर industrial region tend to be located in the temperature areas near sea ports, especially near coal fields। और जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है कि इंडस्ट्रियल जो रीजन है, नॉर्थ अमेरिका के दे रखे हैं, यूरोप के, ईस्टर्न एशिया के। तो लुक एट द मैप। अब आप जैसे ही आपको फिगर नंबर 4.4 दिखता है, इंडस्ट्रियल रीजन्स दिखते हैं, सबसे पहले हमारा माइंड में क्लिक करता है मुंबई, गुजरात। अब देखिए इंडिया में चेन्नई है, मुंबई है, गुजरात है, ये देखिए ये सारा पोर्शन है ना, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पे अधिकांश फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की गई है। और साथ ही साथ अगर अपन वर्ल्ड वाइड देखें तो आप ये देखिए, जो अफ्रीका है उसका साथ में कैप टाउन है लास्ट में साउथ, और नॉर्थ अमेरिका का है ये डैन्योर है, एंग्लो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट जो है, और साथ ही साथ ब्राज़ील है साउथ अमेरिका का, साउथर्न ब्राज़ील जो है, और साथ ही साथ में अगर ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो सिडनी है, मेलबर्न है, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। सो यू मस्ट ड्रॉन इट इन योर नोटबुक, आपको ये अपने नोटबुक में बनाना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में अधिकतर कोई भी 5 बता देते हैं, तो यू मस्ट लर्न फ्रॉम इंडिया। आपको इंडिया के जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो आपको आने ही चाहिए। सो द इंडस्ट्रियल रीजन स्टैंड्स टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर द कोल फील्ड्स। और अधिकतर जो माइंस, ये इंडस्ट्रीज हैं, ये सी पोर्ट्स के पास में हैं, टेम्परेट एरियाज हैं, और स्पेशली कोल फील्ड्स, यानी कोल की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि यही एनर्जी का काम करता है, और साथ ही साथ हमें हमारी इंडस्ट्रीज को आगे ग्रोथ करने में हेल्प करता है। सो द इंडिया सेवरल इंडस्ट्रीज रीजन। और अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के पास भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है, जस्ट लाइक मुंबई, पुणे क्लस्टर्स, Bangalore in Tamil Nadu, and Hooghly region in Ahmedabad, Baroda region, Chotanagpur industrial belt, Visakhapatnam, Guntur belt, Gurgaon Delhi Meerut region, and the Kollam Trivandrum industrial clusters। यानी बहुत बड़ा झुंड है इंडस्ट्रीज का। क्यों? क्योंकि इसके आसपास ही उद्योगों को स्थापित करना, एक उद्योग से दूसरे उद्योग को हेल्प मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा
झुंड बन गया है। अब इसी में साथ में आपको इंडस्ट्रियल डिजास्टर है। अब जैसे कि नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो तो हम नहीं रोक सकते हैं, बिकॉज ऑफ प्रकृति के द्वारा बड़ी आपदाएं आती हैं और हमें उसका सामना करना पड़ता है, बट ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ऑल दैट। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ है तो उसमें कुछ टेक्निकल फेलियर होता है, इनरिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये सब होता है। सो एक केस स्टडी है हमारे पास में जो एमपी की है, भोपाल की है, कि कैसे भोपाल में 1984 में एक गैस लीक हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। In industries, accidentally and disasters mainly occur due to the technical failure and irresponsible handling of the hazardous as a material. One of the worst industrial disasters for all time occur on Bhopal. In Bhopal, 3rd of December 1984, around 12 a.m., it was technologically accident. A highly poisonous methyl gas along with the hydrogen, cyanide and other reaction product leaked out from the pesticide factory of Union Carbide. यानी इसमें कि जो बहुत ज़्यादा एक पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री थी जिसमें कि हार्मफुल गैसेस निकली, मिथाइल है, हाइड्रोजन कैराडाइन है, ये पॉइजनस गैसेस थी, तो ये वहाँ से निकली, लीकेज हुआ उसका, एंड ऑफिशियल डेथ बता रहे हैं 3,598 पीपल इन 1989। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। एंड थाउजेंड्स वर सर्वाइव विथ लिटिल सफर फ्रॉम वन और मैनी एलिमेंट्स लाइक ब्लाइंडनेस, इम्पायर्ड इम्यून सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड डिसऑर्डर। यानी जो लोगों को अंधे हो गए लोग, है ना, और उनका जो इम्यून सिस्टम था वो बड़ा उनका खराब हो गया, क्योंकि गैस ने क्या किया, जैसे हम सांस लेते हैं, है ना, अब गैस तो बहुत जल्दी लीक हो गई। अब जो गैस है चारों तरफ मिथाइल गैस और ये जो हार्मफुल गैसेस थी जो वो फैल गई। अब मिथाइल आइसोनेट जो गैस थी, MIC, इसने पूरे इन्वायरमेंट को खराब कर दिया, और जैसे ही हमने सांस लेना शुरू किया हमारे सांस के साथ वो अंदर गया और उसकी वजह से हमारे अंदर के ऑर्गन खराब हो गए। साथ ही साथ जो कुछ लोग बच गए उनकी पाचन क्षमता है वो खराब हो गई, ठीक है, और इन सब की वजह से लोग अंधे भी हुए। सो अनदर एक केस स्टडी है चाइना की। सो इन अनदर एक्सीडेंट इन 23rd of December 2005 ड्यू टू द गैस वेल ब्लो आउट इन अगाओ क्यूरी, Qingyang, China, 243 people died and 9,000 were injured in the 64,000 were evacuated. यानी 64,000 लोग इससे प्रभावित हुए, 9,000 लोग इंजर्ड हुए और अप्रॉक्सीमेटली 243 पीपल्स वर डाई। तो ये सब हमारे नेग्लिजेंसी, ह्यूमन नेग्लिजेंसी की वजह से, इनरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, सो मैनी पीपल्स डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। और लोग जो भगदड़ होती है उसमें लोग भाग नहीं पाए, लोग अपने आप को बचा नहीं पाए, उसकी वजह से लोग खत्म हो गए, मर गए। So those who could not accept the time suffered burns to their eyes, skin and lungs from the gas. और जो उस टाइम वहाँ पे थे, आंखें जल गई, लोगों की स्किन जल गई और इवन लंग्स खराब हो गए। सो द रिस्क रिडक्शन मेजर, अब कैसे रिस्क को कम किया जा सकता है, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स और कुछ गवर्नमेंट को स्टेप्स और फैक्ट्रीज को कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट उठाने चाहिए। First one is densely populated residential area should be separated for away from the industrial area. यानी इंडस्ट्रियल एरिया है वो हमें densely populated area से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। And people staying in the vicinity of industries should be aware of the storage of the toxics and hazardous substances and other possible effect in case of accident occur. और जो फैक्ट्रियों में जो हम लोग रखते हैं, इंडस्ट्रीज में जो रखते हैं, टॉक्सिक स्टोरेज करके रखते हैं, तो इन सबको स्टोरेज जो करके रखते हैं उनको थोड़ा सा कम मात्रा में रखना चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो। और फायर वार्निंग और फायर ब्रिगेड को हमेशा तैयार रहना चाहिए, शुड बी इम्प्रूव्ड, उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए अपने आप को। और स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज में अवेयर करना पड़ेगा लोगों को कि आप थोड़े से अवेयर होइए उनसे कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, है ना, थोड़ा सा उनको एडुकेट करना पड़ेगा।
कि वो उस चीज़ का सामना कर सके। एंड द पॉपुलेशन डिसअपियर्स, क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव। और जो पॉपुलेशन है उसको भी क्वालिटी जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, थोड़े से लोगों को समझाना चाहिए और थोड़े से लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वहाँ पे स्टोरेज हाउसेस क्या है, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, एटलीस्ट ये चीज़ हमें नॉलेज होनी चाहिए। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि इनको कैसे हम बांट सकते हैं, किस बेसिस पे हम बांट सकते हैं। सो द डू यू नो दैट एज जो ये है एमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज द सनराइज इंडस्ट्रीज, और इनको सनराइज इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। दीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें क्या क्या शामिल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटीआई जो कंपनियां हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ है, वेलनेस, हॉस्पिटलिटी, और जो होटल लाइंस जो होती है, कोरोना में तो ये सब कुछ बंद ही हो गया था, लेकिन राइट नाउ अभी थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रहा है, एंड द नॉलेज। और ये आपको सब अब बढ़ाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। So the word major industries are the iron and steel industry. This is the most important topic in your chapter. The textile industry and the information technology industry. हमारे जो वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो मायने रखती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, वो है स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री and information technology industry right now. So the iron and steel and textile industry are the older industries. Iron, steel और जो इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये पुरानी हो चुकी है। बट आज के समय में while information technology is emerging industry, और आज के समय में इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो थोड़ा इंफॉर्मेशन जो है ना वो थोड़ा नया है। सो इसमें भी क्या है, द कंट्रीज इन विच आयरन एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन जर्मनी। अब ये कहाँ कहाँ पे स्थापित करी गई है, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर कंसंट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। यहाँ पे जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी संख्या में स्थापित की गई है। मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो हमारे इंडिया में है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन बैंगलोर, और इंडिया में बैंगलोर में स्थापित करी गई है। यानी बैंगलोर में आईटीआई, कंप्यूटर है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है वो वहाँ पे ज़्यादा स्थापित करी गई हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री से बिफोर हम पढ़ते हैं कि ग्लॉसरी क्या बोल रही है। तो ग्लॉसरी में है स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग यानी पिघलाना, स्मेल्ट होना कोई चीज़। So it is a process in which the metals are extracted from the ore by heating beyond the melting point. आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट कर देना, यानी जो मेटल्स हैं उसको, और साथ ही साथ में एकदम तरल पदार्थ के रूप में स्मेल्ट कर देना, मेल्ट कर देना उस चीज़ को। सो अदर लाइक इंडस्ट्रीज, अब जो स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज है वो सेम दूसरे इंडस्ट्रीज की तरह ही है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बड़े कारखाने, बहुत बड़ी मात्रा में बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बस ये डिफरेंस है। सो द लाइक अदर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेस वेरियस इनपुट्स। इसमें बहुत सारे इनपुट्स डालने पड़ते हैं, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। द फीडर इंडस्ट्रीज whose products are used as a raw material for other industries, और इसको जो फीड करते हैं, यानी इसके लिए जो कच्चा माल होता है, स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज के लिए जो कच्चा माल है, कुछ उद्योगों के लिए वो फाइनल प्रोडक्ट है, आउटपुट है। So the input for the industries involves raw materials such as iron ore. You must learn it. Iron ore, coal, limestone, along with the labor and capital side of the infrastructure. The process of the converting iron ore steel involves many stages. और ये जो iron ore से steel बनना वो बहुत एक लंबा प्रोसीजर होता है। So the raw material is put in the blast furnace, और एक बहुत बड़े फर्नेस में वेयर इट इज अंडरगो स्मेल्टिंग, बहुत बड़े जो फर्नेस होता है उसमें डालना पड़ता है, उसको पिघलाना पड़ता है, और ये आपको फिगर नंबर 4.6 में दिखाया जा रहा है। इट इज देन रिफाइंड, और फिर उसको रिफाइंड किया जाता है। सो द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच मे बी यूज्ड फॉर द अदर इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल, और जो आउटपुट होता है वो कुछ कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। यस ऑब्वियसली, फॉर एग्जाम्पल 8 टन ऑफ कोल हमने डाला, 4 टन हमने आयरन ओर डाला, और साथ में उसके हमने लाइमस्टोन डाला 1 टन। तो इन तीनों का जो कंजप्शन, इन तीनों का जो जोड़ होगा उससे जाके हमने 1 टन स्टील बनाया, यानी 8 टन कोयला, 4 टन आयरन ओर, और फिर हमने लाइमस्टोन डाला, तो लास्ट में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 1 टन ऑफ स्टील।
सो आपको ये देखिए फिगर नंबर 4.6 में दिखाया हुआ है कि कैसे हमने आयरन और लाइमस्टोन और कॉक को डाला, फिर वो मेल्टिंग हो रहा है, ब्लास्ट फर्नेस। ये देखिए, ये इसके अंदर मोल्टन आयरन जो होता है वो हॉट एयर जो है बाहर निकलने के लिए। तो इस तरीके से जो आयरन ओर और स्टील है इन अ ब्लास्ट फर्नेस में दिखाया गया है कैसे उसको मेल्ट किया जा रहा है। सो द स्टील इज टफ एंड इट कैन बी इजीली बी शेप्ड। जो स्टील होती है वो शेप दी जा सकती है उसको कैसे भी। देखिए हमारे घर में जो बर्तन है, हमारी जो घर की रेलिंग है, जो सीढ़ियों पे हम लोग लगाते हैं, हमारे घर के जो बर्तन हैं, हमारे टिफिन है ना, हमारे घर में चारों तरफ स्टील ही स्टील है। तो ये सब कैसे भी शेप में हम इसको दे सकते हैं। मेड इनटू वायर भी बनता है इसका, है ना। तो स्पेशली अलॉय टू स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग। लेकिन जो स्पेशल अलॉय होता है उसमें कुछ हमें ऐड करना पड़ता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स, और उसमें हमें कुछ अदर मेटल्स को ऐड करना पड़ता है। दैट मीन्स सच एज एल्युमिनियम, निकल एंड कॉपर। अलॉय गिव्स स्टील अनयूजुअल हार्डनेस। और जैसे ही अलॉय बनाया स्टील में, हमने एल्युमिनियम, निकल और कॉपर को डाला, ये हार्ड हो जाएगा, टफ हो जाएगा, और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट, और इसमें अब जंग नहीं लगेगा। यानी इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी कार के टायर, जब व्हील होता है ना, जो चक्रा होता है, यानी उस पे जंग नहीं लगता, बहुत हार्ड होता है, टफ होता है बहुत। गाड़ी अगर कहीं जंप भी करती है तो वो मुड़ता नहीं है। यानी उसको बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। सो द स्टील इज ऑफ्टन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। इसीलिए इंडस्ट्रीज जो है, जो उसको इंडियन जो बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज कहा जाता है स्टील को, because everything we use either made iron, steel has been made with tools, machinery, जो क्योंकि स्टील के बिना हमारा पॉसिबल ही नहीं है। आप ये देखिए, विद जो स्टील से हम लोग टूल्स बनाते हैं, मशीनरी ऑफ मेटल्स बनाते हैं, शिप्स बनाते हैं, ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं, ट्रक्स बनाते हैं, ऑटोमोबाइल जो कंपनियां होती हैं, कार गाड़ियां जो होती हैं, स्कूटर होता है, बाइक होता है, इन सब में स्टील यूज होता है। इवन द सेफ्टी पिन, और हमारे घर में जो मम्मा सेफ्टी पिन यूज करती हैं वो भी स्टील की बनी होती है। एंड द नीडल यू यूज यू मेड फ्रॉम स्टील। और यानी नीडल यानी सुई, हमारे घर में जो सुई है इवन वो भी स्टील की बनी हुई है। सो आप ये देखिए, सुई से लेके बड़े बड़े शिप्स बनाना, यानी इतना लंबा उसको जर्नी कवर करना बहुत बड़ी बात है कि एक सुई से लेके एक शिप तक भी स्टील यूज होता है। सो इवन द सेफ्टी पिन्स एंड oil wells are drilled with the steel machinery, steel pipelines transported oil, minerals are mined with the steel equipment। और जो हमारे minerals होते हैं जिनको हम माइन करते हैं वो भी स्टील के ही बने होते हैं। and farm machines are mostly steel, large buildings have steel framework, और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, है ना, वो उनमें भी स्टील का फ्रेमवर्क होता है। एंड बिफोर 1800 AD आयरन स्टील इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड विद द रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वाज इजीली अवेलेबल। जहाँ पे कि पानी है, रॉ मटेरियल है, ये सब इजीली अवेलेबल हो जाए। आपको एक फिगर नंबर 4.7 जिसमें कि द बेस्ट लोकेशन बिफोर 1800। आप ये देखिए, बड़ा प्यारा सा एक दे रखा है कि नदी, पानी है, रॉ मटेरियल के आसपास इन्होंने अपना स्टैब्लिश कर लिया कारखाना। बट वाटर इज इजिली अवेलेबल, जहाँ की पानी इजिली अवेलेबल हो जाए। लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्रीज वॉज नियर कोल। अब उन्होंने कोल के आसपास 18 to 1950 इन्होंने क्या किया, अब कोल और जो कोल इंडस्ट्रीज हैं उनको इंडस्ट्रीज को कोल के पास में इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। After 1950, iron and steel industry began to be located on large areas, flat and near to the sea। और बाद में 1950 के बाद में आप ये देखिए, सी पोर्ट्स के पास में इन्होंने अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप करना शुरू करा, क्योंकि यहाँ से नियर सी पोर्ट्स, दिस इज बिकॉज बाय द स्टील एट द टाइम वर्क हैड बिकम वेरी लार्ज।
जो स्टील वर्क है वो बहुत बड़ा फैल गया, आयरन इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा फैल गई, और इम्पोर्ट फ्रॉम द ओवरसीज। और अब जो व्यापार था, जो ओवर आयरन ओर है वो ओवरसीज से मंगाए जाने लगे। दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश करा। In India, iron and steel industries have developing, taking advantage of raw material, cheap labor, transported market, all the important steel producing centers such as Bhilai. You must learn this: Bhilai, Durgapur, Baranpur, Jamshedpur, Rourkela, Bokaro is situated in the region and the spread over four states: West Bengal, Jharkhand, Odisha, and Chhattisgarh. And Bhadravati Vijayanagar is in Karnataka, Vishakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu, and other important steel centers utilizing local resources, और local resources को इन्होंने यूज किया। तो जमशेदपुर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जमशेदपुर में यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं वो सबसे पहले स्टैब्लिश करी गई। जमशेदजी जो टाटा है, सो लेट स्टार्ट। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द कंट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इट वाज प्राइवेटली ओन्ड, जैसे कि ये खुद की अपनी ओन, यानी खुद की, यानी जिसमें कि कोई सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई किसी से हेल्प नहीं है। तो जो टिस्को जो कंपनी है वो प्राइवेट थी, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। सो द आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो यानी बिफोर 1947, यानी 1947 से पहले की स्टैब्लिश करी हुई है टिस्को कंपनी। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इंटेंसिव incentives and set up iron steel industry plant. Tisco was started 1907. इन्होंने 1907 में शुरू किया था, सिखाची नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुब्रनेरेखा एंड खारखाई। यानी जो झारखंड में ये जो दो नदियों के नाम जो दे रखे हैं आपको, ये जो सुब्रनेरेखा एंड खारखाई जो नदियां हैं झारखंड में, यहाँ पे 1907 में टिस्को कंपनी शुरू करी गई थी। एंड लेटर द साक्षी वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर, और इसको बाद में जो सखाची जो है जो जगह है उसको जमशेदपुर के नाम से जाना जाने लगा। सो द जोग्राफिकल जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द कंट्री। तो यानी हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज़ हैं जमशेदपुर में, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डेवलपमेंट में। और साथ ही साथ आपको फिगर नंबर 4.9 में टाटा स्टील वर्क जो है वो दिखा रखा है कि कैसे उनके खुद के हॉस्पिटल्स रखे हैं, कैसे इन्होंने खुद के अपने स्कूल्स बनाए हैं बच्चों के लिए। सो इट्स नाइस। सो द साक्षी वॉज चूजन टू सेटअप, जो सिखाची है वो क्यों चूज करा गया था, ये जो है ये जमशेदपुर वाला जो एरिया है वो क्यों चूज करा गया था स्टील प्लांट के लिए? फॉर सेवरल रीजन, इसके भी पीछे कोई रीजन होगा। सो दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कालामाटी स्टेशन इन वेस्ट बंगाल, इन बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। यानी ये 32 किलोमीटर की दूरी पर था कालामाटी रेलवे स्टेशन, और इट वॉज क्लोज टू आयरन ओर। और ये किसके पास था? वहां पे आयरन ओर थे, कोल था, मैग्नीज था, डिपोजिट, और कोलकाता एज वेल एज कोलकाता के भी पास में पड़ता। सो द विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट सामने उभर कर आया। Tisco gets coal from the Jharia coalfields and iron ore, limestone, dolomite, manganese from Odisha and Chhattisgarh, and the Karkhai is Suprarekha rivers ensured sufficient water supply। और ये खारखाई और सुब्रनेरेखा जो नदियां थी, इनसे इनको पानी बहुत इजीली अवेलेबल हो गया। तो गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कैपिटल लिया फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट, इसके लिए थोड़ा पैसा दिया डेवलपमेंट के लिए। इन जमशेदपुर आसपास उनके कुछ कंपनियां स्टैब्लिश करी गई। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट्स आर सेट अप आफ्टर टिस्को, और टिस्को के बाद में कुछ दूसरे प्लांट्स भी यहाँ पे स्टैब्लिश करे गए। फॉर एग्जाम्पल केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, और टिन प्लेट, केबल एंड वायर, जो कि थी जो केमिकल्स यूज़ करते हैं हम वो, और लोकोमोटिव पार्ट्स यानी कुछ बड़े उद्योगों के लिए छोटे औजार जो बनाते हैं वो थे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट थे, मशीनरी थी, और केबल एंड वायर।
सो द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर. और जब अब डेवलपमेंट हुआ तो स्टील इंडस्ट्रीज ने बहुत रैपिडली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ. ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ इंडिया इज डिपेंड हेवीली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. और आपको पता है कि मशीनरी, हैवी मशीनरी हर किसी उद्योग में लगाई जाती है. सो इंडियन एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स. और ये बड़ी से लेके छोटे से उद्योगों तक के लिए भी जो औजार हैं, जो मशीनरी हैं, वो अवेलेबल कराते हैं. It also includes secondary producers, rolling mills and slurry industries. और ये सब हमें जो इंडस्ट्रीज हैं उसको स्टैब्लिश करने में सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, बड़ी हेल्पफुल होते हैं. इसीलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है इसको बैकबोन बोला जाता है. स्टील इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री. सो पीट्सबर्ग, अब ये पीट्सबर्ग जो है ये यूएसए का है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है वहाँ का, कि वहाँ पे कैसे, जैसे हमारे यहाँ पे जमशेदपुर है वैसे ही पीट्सबर्ग है, कि इसमें क्या क्या अवेलेबल हुआ, कैसे इन्होंने अपने आप को डेवलप किया. सो लेट्स स्टडी. So it is important steel industry of the United States of America. The steel industry at Pittsburgh enjoy location advantages. Some of raw materials such as coal is available locally, while the iron ore come from the mines of the Minnesota about 1500 kilometers from the Pittsburgh. Between these mines, the Pittsburgh is only the world best route for the shipping. और यहाँ पे जो कच्चा माल था फैक्ट्री से पीट्सबर्ग में, वो 1500 किलोमीटर पीट्सबर्ग के मिनेसोटा जो जगह है वहाँ से इनको मिल जाता था. और साथ ही साथ में बहुत बड़ा शिपिंग रूट था, जिससे कि इनको जो चीज़ें लाने में बड़ा सस्ता पड़ता था. तो द फेमस ग्रेट लेक वाटरवेज जो था वो इनके हेल्प करता था. ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स फ्रॉम द पीट्सबर्ग एरिया. और ट्रेन्स जो थी वो भी चलाई गई कि वो आयरन ओर लेके आए. एंड ओहियो इन द मोनोगेला एंड द एलिघेनी रिवर प्रोवाइड द एक्वेट वाटर. और यहाँ पे जो मोनोगेला और एलिघेनी जो रिवर्स है वहाँ से इनको पानी मिला. एंड टुडे very few of large steel mills are Pittsburgh itself. और कुछ ही इनके पास में स्टील इंडस्ट्रीज रही हैं. They are located in the valley of the Monongahela and Annichelli rivers above Pittsburgh or along the Ohio River below it. यानी मोनोगेला और एलिघेनी जो रिवर्स है उनके ऊपर, और पीट्सबर्ग जो अबव द पीट्सबर्ग के ऊपर जो है वहाँ पे स्थित है. एंड अलोंग द ओहियो रिवर बिलो इट, और ओहियो रिवर के नीचे की तरफ है. सो द फिनिश स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स. और जो फिनिश प्रोडक्ट है वो लैंड और वाटर रूट्स दोनों के द्वारा भेजा जाता है. सो द पीट्सबर्ग एरिया हैज मैनी फैक्ट्रीज. इसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं and use their raw material to make many different products such as rail cord, equipment, heavy machinery and rail. जो कि जो रेल है और जो हैवी मशीनरी जो है, और साथ ही साथ में अदर प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं. सो द मेजर इंडस्ट्री रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया. So location of the temperature areas near sea, ports and coal fields basically. And iron and steel industry is a mineral based industries whose products are used as a raw material for other industries. And last, Tata and steel iron industry was the only iron ore and steel plant in India till independence. It is located in Jamshedpur. Several iron and steel industries were set up after independence. So this led to be rapidly industry development in India. So you must read this chapter. It is very interesting. And I hope आपको सब समझ में आया होगा. Like and subscribe my channel. Thank you. Good day.